सोचते हैं तो मन में क्या आता है? शायद पैसे जमा करना, निकालना या हो सकता है लोन लेना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हर बैंक के अंदर एक तरह का जासूस बैठा है? हाँ, एक ऐसा जासूस जिसका काम है हर ग्राहक की कहानी की तह तक जाना, खासकर जब पैसे का मामला बड़ा हो। बिल्कुल। और इसी जासूसी को बैंकिंग की दुनिया में एक नाम दिया गया है, ड्यू डिलिजेंस। मतलब किसी पर भी भरोसा करने से पहले अपना होमवर्क ठीक से कर लेना। और आज हम इसी होमवर्क पर गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इस पूरी प्रक्रिया की परतें खोलता है। और ये सिर्फ फॉर्म भरने की कहानी नहीं है, ये तो एक पूरी जांच पड़ताल है। हाँ, जो नया खाता खुलवाने से लेकर लोन मिलने के बहुत बाद तक चलती रहती है। तो आज का हमारा मिशन है पर्दे के पीछे झांकना और समझना कि बैंक का ये जासूस आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये ड्यू डिलिजेंस असल में है क्या? हमारे दस्तावेज में केवाईसी, एएमएल, म्यूल अकाउंट्स जैसे कुछ भारी भरकम शब्द हैं। आसान भाषा में बैंक का मकसद क्या होता है ये सब करके? देखिए, मकसद बहुत सीधा है। इसे समझने के लिए सोचिए कि बैंक की चेकलिस्ट पर 4 मुख्य चीजें हैं। पहला और सबसे जरूरी है कानून का पालन करना। अच्छा। हाँ, केवाईसी यानी अपने ग्राहक को जानो, और एएमएल यानी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियम। ये सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, तो बैंक को इन्हें मानना ही पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब ये तो एकदम बेसिक नियम हो गए, जैसे सड़क पर लाल बत्ती पर रुकना। बिल्कुल। दूसरी चीज है धोखाधड़ी को रोकना। यहाँ पर ये म्यूल अकाउंट्स जैसी चीजें पकड़ में आती हैं। म्यूल अकाउंट्स? हाँ, म्यूल अकाउंट को एक तरह का फाइनेंशियल गेटअवे कार समझिए। क्रिमिनल अपना पैसा सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो किसी आम इंसान के अकाउंट का इस्तेमाल करता है पैसे को यहाँ वहाँ घुमाने के लिए। बैंक का काम है ऐसी गाड़ियों को पकड़ना। सही बात है। तीसरा, जब कोई लोन लेने आता है तो बैंक को उसकी फाइनेंशियल हेल्थ का सही अंदाजा लगाना होता है कि क्या ये आदमी सच में लोन चुका भी पाएगा या नहीं। हाँ, और चौथा, लेन देन पर लगातार नजर रखना। एक बार रिश्ता बन गया तो इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म। ये एक लगातार चलने वाली निगरानी है। ये तो वाकई एक जासूसी का काम लग रहा है। तो ये जांच शुरू कहाँ से होती है? मान लीजिए कोई बस एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाने आया है, क्या तब भी इतनी ही गहराई से जांच होती है? शुरुआत तो वहीं से होती है, लेकिन लेवल अलग अलग होते हैं। जमा खातों के लिए केवाईसी और एएमएल का सख्ती से पालन तो समझ लीजिए एंट्री गेट है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब देखना। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मामला थोड़ा पेचीदा हो। जैसे कोई ट्रस्ट, कोई बड़ी कंपनी या कोई ऐसा ग्राहक जिसके लेन देन बहुत बड़े हैं। इसे बैंक की भाषा में कहते हैं एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस या ईडीडी। इनहैंस्ड ड्यू डिलिजेंस मतलब अगर कोई छोटा मोटा चोर है तो पुलिस बस पूछताछ करती है, लेकिन अगर कोई बड़ी डकैती का शक हो तो पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम लग जाती है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है, बिल्कुल यही बात है। इसके अलावा बैंक पैसे के सोर्स पर भी नजर रखता है, मतलब खाते में पैसा आ कहां से रहा है। और सबसे दिलचस्प है लेन देन के पैटर्न का विश्लेषण। वो कैसे? सोचिए, एक छोटा किराना दुकानदार है, उसने अपनी सालाना आय 5 लाख रुपए बताई है। ठीक है। और अचानक उसके खाते में हर महीने 50 लाख रुपए का टर्नओवर होने लगता है। बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मतलब कहानी मेल नहीं खा रही है। बिल्कुल, ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि वो एक स्कूल टीचर है लेकिन हर हफ्ते एक नई स्पोर्ट्स कार खरीद रहा हो। यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर जमा खातों में इतनी निगरानी है तो मैं सोच सकता हूँ कि लोन देते समय तो ये जासूसी अपने चरम पर होती होगी। हाँ, बिल्कुल। दस्तावेज में एक लाइन है कि प्री सैंक्शन एक्सरसाइज यानी लोन देने से पहले की जांच नॉन नेगोशिएबल है। ऐसा क्या है जिस पर बैंक कोई समझौता कर ही नहीं सकता? ना हो या कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो। और यहीं पर बैंक का जासूसी वाला रूप सबसे ज्यादा सामने आता है। सबसे पहली और चौंकाने वाली बात यह है कि ये निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन बिना किसी पूर्व सूचना के किए जाते हैं। एक मिनट, मतलब सरप्राइज विजिट किसी के घर या दुकान पर, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? प्राइवेसी का क्या? ये सवाल बहुत वाजिब है, लेकिन इसे बैंक के नजरिए से देखिए। कागज पर तो कोई भी कुछ भी दिखा सकता है। असली कहानी तो जमीन पर दिखती है।
इसलिए बैंक अधिकारी उधार लेने वाले और उसके गारंटर दोनों के घर जाते हैं, उनके व्यापार की जगह पर जाकर देखते हैं कि जो कारोबार कागज पर दिखाया गया है वो असल में मौजूद भी है या नहीं। ये तो क्लासिक डिटेक्टिव मूव है, बिना बताए पहुंच जाओ। सही कहा। और देखो कि क्या सामने वाले की कहानी सच है। और उसे भरोसेमंद बनाने के लिए भी कुछ होता होगा, मतलब कोई अधिकारी कहीं और बैठकर रिपोर्ट तो नहीं बना सकता। अब नहीं, टेक्नोलॉजी ने इसे बदल दिया है। अब जियो टैग की हुई तस्वीरें लेना अनिवार्य है। जियो टैग? हाँ, मतलब जब अधिकारी इंस्पेक्शन की फोटो खींचेगा तो उसमें लोकेशन और टाइम अपने आप रिकॉर्ड हो जाएगा। ये एक तरह का डिजिटल सबूत है जिसे सिस्टम में अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा आय का भी जमीनी विश्लेषण होता है। अगर किसी ने कहा है कि उसकी फैक्ट्री में 10 करोड़ का माल बनता है, तो बैंक अधिकारी जाकर देखेगा कि क्या फैक्ट्री का साइज, मशीनें और स्टाफ उस दावे से मेल खाते हैं या नहीं। तो जमीनी हकीकत तो चेक हो गई, लेकिन किसी के अतीत के बारे में कैसे पता चलता है? मेरा मतलब है उसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री। हम सब ने सिबिल स्कोर के बारे में सुना है। हाँ, सिबिल 750 से ऊपर है तो सब ठीक है ना? लेकिन दस्तावेज कहता है स्कोर से परे देखें। इसका क्या मतलब है? ये एक बहुत जरूरी बात है। बैंक के लिए सिबिल स्कोर सिर्फ एक किताब का कवर है। असली कहानी तो अंदर के पन्नों में होती है। अच्छा। एक अच्छा स्कोर हो सकता है, लेकिन बैंक उस रिपोर्ट को खोल कर पढ़ता है। वो क्या देखते हैं? सबसे पहले डीपीडी यानी डेज पास्ट ड्यू। क्या इस आदमी ने पहले कभी अपनी ईएमआई चुकाने में देरी की है? अगर हाँ, तो कितनी बार और कितने दिनों की? ठीक है, मतलब पुराना रिकॉर्ड चेक करना। और क्या? वो देखते हैं कि आवेदक पर पहले से कुल कितना कर्ज है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प रेड फ्लैग है। वो क्या? अगर किसी ने एनबीएफसीज यानी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बहुत सारे छोटे छोटे लोन लिए हुए हैं। एनबीएफसी से लोन लेना रेड फ्लैग क्यों है? वो भी तो लोन ही देते हैं। क्योंकि एनबीएफसीज की ब्याज दरें अक्सर बैंकों से ज्यादा होती हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई ज्यादा ब्याज पर लोन लेने को तैयार है, तो इसका एक मतलब ये हो सकता है कि उसे कम ब्याज देने वाले पारंपरिक बैंकों ने मना कर दिया है। मतलब ये एक तरह की हताशा का संकेत है। बिल्कुल। एक नए बैंक के लिए ये ऐसा ही है जैसे एक जासूस किसी क्राइम सीन पर पहुंचे और देखे कि दूसरा जासूस वहां से पहले ही जा चुका है, ये कहकर कि केस बहुत रिस्की है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। तो सिबिल रिपोर्ट के बाद जासूस का अगला कदम क्या होता है? हमारे नोट्स में बैंक स्टेटमेंट का जिक्र है और लिखा है कि ये अंदर की कहानी बताता है। बैंक स्टेटमेंट किसी की फाइनेंशियल डायरी की तरह होता है और बैंक कम से कम पिछले 1 साल की डायरी को बहुत ध्यान से पढ़ता है। पहले वो क्रेडिट्स देखते हैं, यानी खाते में कितना पैसा आ रहा है। अगर किसी ने अपनी महीने की तनख्वाह 50,000 रुपए बताई है, लेकिन उसके खाते में हर महीने 2 लाख रुपए कहीं कहीं से आ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि बाकी पैसा कहाँ से आ रहा है? सही कहा, यही पहला सवाल है। और जो पैसा बाहर जा रहा है, यानी डेबिट्स, उसे भी उतनी ही बारीकी से देखा जाता है। डेबिट्स की जांच से पता चलता है कि कौन कौन सी ईएमआई कट रही हैं, जो शायद उसने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में छुपाई हो। और एक बहुत बड़ी चेतावनी होती है, चेक बाउंस होना। एक चेक बाउंस होना गलती हो सकती है, लेकिन बार बार चेक बाउंस होना, वो फाइनेंशियल अनुशासन की भारी कमी दिखाता है। हाँ, एक टूटे हुए वादे की तरह है। ये जांच तो वाकई बहुत गहरी है और ये सिर्फ आवेदक तक ही सीमित नहीं रहती। दस्तावेज कहता है कि बैंक सप्लायर्स और डीएसए जैसे तीसरे पक्षों की भी जांच करता है। मतलब जासूस अब मुख्य संदिग्ध के दोस्तों और जानकारों से भी पूछताछ कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि धोखाधड़ी की कड़ियां अक्सर आपस में जुड़ी होती हैं। मान लीजिए किसी ने मशीनरी खरीदने के लिए लोन मांगा है और एक सप्लायर का कोटेशन दिया है। बैंक ये पक्का करने के लिए सप्लायर की जगह पर भी जा सकता है कि वो दुकान या फैक्ट्री सच में है या सिर्फ कागजों पर। अच्छा। उसके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जांच की जाती है ताकि पता चले कि वो एक असली बिजनेस है। और डीएसए यानी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स पर इतनी खास नजर क्यों रखी जाती है? क्योंकि डीएसए कमीशन पर काम करते हैं। उनका मकसद होता है कि लोन जल्दी से पास हो जाए ताकि उन्हें अपना कमीशन मिले। इस चक्कर में कई बार वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर सकते हैं। इसलिए दस्तावेज साफ कहता है कि डीएसए की दी हुई जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, हर चीज को खुद वेरीफाई करो। ये वैसा ही है जैसे आप किसी ऐसे गवाह की बात पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते जिसे केस के नतीजे से सीधा फायदा होने वाला हो। सही पकड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए ये सारी जांच हो गई, सब कुछ सही पाया गया और लोन पास हो गया। क्या अब केस बंद हो जाता है? जासूस छुट्टी पर जा सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। अच्छा।
असल में निगरानी का एक और दौर यहीं से शुरू होता है, जिसे दस्तावेज में पोस्ट सैंक्शन विजिलेंस कहा गया है, यानी लोन देने के बाद भी सतर्क रहना। एक अच्छा जासूस केस सुलझने के बाद भी उस पर नजर रखता है। बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है? क्या बैंक फिर से घर पर आता है? हाँ, नियमित दौरे होते रहते हैं। बैंक अधिकारी समय समय पर बिजनेस की जगह का दौरा करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है फंड के उपयोग की निगरानी करना। मतलब पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं? हाँ, बैंक ये पक्का करता है कि लोन का पैसा उसी काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है जिसके लिए लिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि फैक्ट्री लगाने के नाम पर लोन लेकर पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया गया। और अगर कोई गड़बड़ी नजर आने लगे तो बैंक प्रारंभिक चेतावनी संकेतों यानी अर्ली वार्निंग सिग्नल्स पर तुरंत ध्यान देता है। जैसे अगर उधार लेने वाला स्टॉक स्टेटमेंट जमा करने में देरी कर रहा है, या उसके चेक्स फिर से बाउंस होने लगे। हाँ, या उसके बिजनेस में अचानक गिरावट आ गई है। इन छोटे छोटे संकेतों को पकड़ना भविष्य के बड़े नुकसान से बचाता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में तो बहुत मजबूत और लगभग फूल प्रूफ लगती है। लेकिन क्या असल दुनिया में, जहां बिजनेस टारगेट्स का इतना दबाव होता है, ये सब हमेशा इसी तरह से हो पाता है? बिल्कुल, चुनौतियां हमेशा रहती हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बिजनेस टारगेट्स का दबाव। जब कर्मचारियों पर ज्यादा से ज्यादा लोन बांटने का प्रेशर होता है, तो कई बार क्वालिटी से समझौता हो जाता है। जल्दबाजी में गलतियां होती हैं। हाँ, दूसरी चुनौती है बाजार में गला काट कंपटीशन, जिसके कारण TAT यानी टर्न अराउंड टाइम कम करने का दबाव होता है, और इस जल्दबाजी में भी गलतियां हो सकती हैं। और DSS पर निर्भरता और अनुभवीन स्टाफ का भी जिक्र है। सही बात, ये भी बड़ी चुनौतियां हैं। तो इसका समाधान क्या है? दस्तावेज एक बहुत ही सीधी बात कहता है, गुणवत्ता को हमेशा टारगेट से ऊपर रखो। एक संतुष्ट ग्राहक आपकी सबसे अच्छी मार्केटिंग है। अगर आप अच्छी सर्विस और सही जांच के साथ एक ग्राहक को लोन देते हैं, तो वो 10 और लोगों को आपके पास भेजेगा। सही बात है। और जहां तक अनुभवहीन कर्मचारियों की बात है, तो ये सीनियर्स की जिम्मेदारी है कि वो जूनियर्स को सिखाएं और सहारा दें, ना कि सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए उन पर दबाव डालें। अंत में एक लाइन है जो इस पूरी बहस का सार है, ड्यू डिलिजेंस की गुणवत्ता से TAT या लक्ष्यों के लिए कभी भी समझौता नहीं किया जाना चाहिए। तो आज की चर्चा से ये तो साफ है कि ड्यू डिलिजेंस सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। ये उस जासूस की तरह सोचने की कला है जिसका काम सिर्फ केस बंद करना नहीं, बल्कि सच्चाई का पता लगाना है। ये बैंक और उस अधिकारी दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बिल्कुल, ये कागज से परे जाकर इंसान के इरादों और उसकी असलियत को पढ़ने की कोशिश है। और यहीं पर मैं एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहूंगी। दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये दिशा निर्देश उदाहरण मात्र है और संपूर्ण नहीं है। इसका मतलब है कि ये नियम समय के साथ बदलते रहेंगे। हाँ, क्योंकि धोखेबाज भी तो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। सही कहा। तो ऐसे में एक विचार करने वाला सवाल ये है, जैसे जैसे डिजिटल बैंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब AI का दौर बढ़ रहा है, ड्यू डिलिजेंस की ये मानवीय और खोजी प्रक्रिया कैसे बदलेगी? एक अच्छा सवाल है। क्या टेक्नोलॉजी धोखाधड़ी को पकड़ना इतना आसान बना देगी कि मानवीय जासूस की जरूरत कम हो जाएगी, या फिर धोखेबाज टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके फ्रॉड करने के इतने नए और शातिर तरीके निकाल लेंगे कि अंत में हमें एक इंसान की सूझबूझ और उस जासूसी वाली नज़र की ज़रूरत पहले से भी ज़्यादा पड़ेगी?